हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू वन अकेडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दूं कि आई एम मोनीश वोरा। आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट एंड दोस्तों मैं आप सबको सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स एंड बीसी के सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। एंड दोस्तों आज का ये जो सेशन है, दिस इज द पार्ट ऑफ बीबीटी फास्ट ट्रैक सीरीज फॉर सीए फाउंडेशन जून 2023। दोस्तों बीबीटी का मतलब है बाहुबली टीम। यस, तो हमारी जो अनअकैडमी की बाहुबली टीम है वो आपके लिए फास्ट ट्रैक सीरीज लेकर आए हैं। इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 हम कवर करने वाले हैं हमारे इस वीडियो में। सीरीज ऑफ लेक्चर्स आएंगे। एंड मैं बता दूं, अगर आपने इकोनॉमिक्स का कोई भी चैप्टर पहले नहीं पढ़ा है फिर भी आप इन लेक्चर से हमारे इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। सो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबको जरूर बता दूं कि सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 का रिजल्ट एकदम ही जबरदस्त आया था। इसमें जो है हरीद भाटिया, इनको 97 मार्क्स आए हैं इकोनॉमिक्स बीसीके के। ये सब्जेक्ट टॉपर है इंडिया में। इनसे ज्यादा मार्क्स मुझे कहीं भी नहीं दिखे किसी स्टूडेंट के दिसंबर 22 एग्जाम में। ऑब्वियसली इसके पहले चिन्मय फाटक करके थे जिनको जून 2022 में 98 मार्क्स आए थे, वो उन्होंने भी मुझसे ही पढ़ा था। एंड हरीद भाटिया ने मुझसे पढ़ा है दिसंबर 22 में। एंड अनअकैडमी प्लस के जो टॉपर है परनीत कौर, इनको 94 मार्क्स है इकोनॉमिक्स बीसीके में। इन्होंने भी मुझसे ही इकोनॉमिक्स बीसीके कवर किया था। एंड ये सारे स्टूडेंट्स को इतने मार्क्स आए हैं जिन्होंने पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स बीसीके मुझसे कवर किया है। इनके अलावा और भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने शायद कुछ इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स, कुछ बीसीके के चैप्टर्स मुझसे किए होंगे। यहां पे मैंने उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम लिया है जिन्होंने पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स बीसीके मुझसे पढ़ा है। एंड अब मैं चाहता हूं कि इससे भी जबरदस्त रिजल्ट हमारे जून 2023 एग्जाम में आए। राइट, सो आप क्या कर सकते हैं, हमारे अनअकैडमी प्लस पर भी मंजिल 2.0 बैच चल रहा है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स सीए फाउंडेशन के मिल रहे हैं। डिटेल में क्लासेस यहाँ पे चल रही है, ये इसका शेड्यूल है। एंड अगर आप चाहते हैं कि सर हमको सिर्फ आपका इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का कोर्स चाहिए, तो दोस्तों ये रहा सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन अब अनअकैडमी में आया है। सीए फाउंडेशन कोर्स में आप एमवी सर कोड अगर यूज करते हैं तो आपको ये वाला कोर्स अभी 2499 का है। इसमें और डिस्काउंट्स मिल जाएगा अगर आप एमवी सर कोड यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन लेते वक्त। राइट, सो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस कोर्स विच इज, जिसमें इस कोर्स में आपको सिर्फ मेरा इकोनॉमिक्स बीसीके मिलेगा। अगर आप एमवी से कोड को यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो जरूर देखें, ये रिकॉर्डेड बैच आपको मिल सकती है। तो आप अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। प्लस में एंड आइकॉनिक में आपको फुल एक्सेस मिलता है। इसके लिए आपको सिर्फ इसका अलग से लेना पड़ता है। इसकी लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। लेकिन अगर आपको हमारी फुल बैचेस ज्वाइन करनी है तो प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लीजिए। प्लस में आपको पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट क्विजेस मिलेंगे। एंड आइकॉनिक में आपको प्लस के साथ साथ एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, प्रिंटेड बुक्स एटसेट्रा। तो आप एमवी सा कोड यूज करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे फॉलो कर लें अनअकैडमी ऐप पे। ये जो फ्री सेशंस ले रहा हूं इसकी लिंक आपको इस यहां पे आपको मिल जाएंगी। यहां पे इस लिंक पे जाना, सीए फाउंडेशन के टैब में जाना, वहां पे आपको हमारे ये क्लासेस जो फ्री क्लासेस यूट्यूब पे ले रहा हूं उसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। एंड आप एमवी सा कोड यूज कर सकते हैं फॉर एनी सब्सक्रिप्शंस। चलिए यार, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ठीक है ना, तो जैसे ही हम इस चैप्टर को जब देखते हैं ना, मतलब इस चैप्टर के बारे में मैं जब भी सोचता हूं, है ना, तो हमें ना एक गाना याद आता है। क्या याद आता है? गाना, है ना, एक गाना याद आता है। तो एक मूवी थी बेटा अनिल कपूर की, एक मूवी थी अनिल कपूर की जिसका नाम था मिस्टर इंडिया, है ना। तो जिसमें अनिल कपूर के पास एक ऐसी वॉच होती है ना। उस वॉच में अगर वो एक बटन उसमें अगर क्लिक करेगा ना तो उससे क्या होता है कि वो गायब हो जाता था, ऐसे मूवी में बताते हैं। और अगर उसको देखना है तो रेड कलर का ग्लास चाहिए, उसके थ्रू ही वो दिख सकता है जब वो गायब वाले मोड में है। तो ऐसी मूवी थी मिस्टर इंडिया, ठीक है। हाँ, तो उस मूवी का गाना है, उस मूवी का गाना है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू है थोड़ी खुशी, आज गम है तो कल है खुशी, ओ जिंदगी की यही रीत है,
हार के बाद ही जीत है ना। बोलते हैं जिंदगी के रीत है, हार के बाद ही जीत है। मतलब हाँ, बोलते हैं जिंदगी में सुख दुख जो है ये आते रहते हैं ना, आते रहते हैं। कभी कभार ऐसा समय आता है जब आपके लाइफ में सब अच्छा अच्छा चलेगा, है कि नहीं। ऐसा समय आएगा आपके लाइफ में जब सब चीजें अच्छी अच्छी चलेगी। फिर बुरे फेजेस भी आएंगे लाइफ में, है ना, बुरे फेजेस भी आएंगे। लेकिन क्या बुरे फेजेस आजीवन चलते रहेंगे? कभी अगर आपके लाइफ में सैडनेस कभी आती है, दुख आता है, तो क्या वो दुख हमेशा के लिए रहेगा? नहीं, कुछ समय के लिए रहेगा, फिर वापस से सुख का समय आएगा वापस, है ना। तो सुख दुख जो है ये तो लाइफ का पार्ट है, ये चलते रहता है। समझ पा रहे हो? सुख दुख जो है लाइफ का, क्या बताइए? हाँ, सुख दुख जो है क्या बताइए, लाइफ का पार्ट है ना। तो ये तो चलते रहता है। बस उसी प्रकार से बोलते हैं किसी कंट्री की जीडीपी, अगर आप किसी कंट्री के जीडीपी का एनालिसिस करें तो जनरली ऐसा देखा गया है, जनरली ऐसा देखा गया है कि किसी कंट्री की जीडीपी जो होती है, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोला? जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस, इसका मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बोलते हैं किसी कंट्री की जीडीपी की भी जो वैल्यू है ना, वो कभी कभार कुछ समय के लिए बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, पर आजीवन बढ़ेगी ऐसा नहीं होता है, हमेशा के लिए बढ़ेगी ऐसा नहीं होता है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कभी लाइफ में जब कंट्री में जीडीपी की वैल्यू बढ़ेगी, एक पॉइंट के बाद वो मैक्सिमम वैल्यू पहुंचेगी, फिर वापस से वैल्यू गिरना चालू हो जाएगी। फिर वापस से क्या बताइए, जीडीपी की वैल्यू गिरेंगी, पर एक गिरे जब वैल्यू गिरेंगी जीडीपी की तो आजीवन हमेशा के लिए नहीं गिरेंगी, गिरते गिरते क्या बताइए लोएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगी, फिर वापस से बढ़ना चालू हो जाएगी। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ऐसा तो बोलते जैसे लाइफ में सुख दुख चलते रहते हैं, वैसे ही एक कंट्री की जीडीपी की वैल्यू भी कभी कभार बढ़ती है कुछ समय के लिए, फिर मैक्सिमम पहुंचते हैं, फिर वापस से गिरना चालू होगी, फिर गिरेंगी। जब वैल्यू गिरेगी तो हमेशा के लिए गिरेगी ऐसा नहीं, कुछ समय बाद लोएस्ट पॉइंट पाएगी, फिर वापस से बढ़ना चालू हो जाएगी। इसे ही बोलते हैं बिजनेस साइकिल्स। वाह क्या बात है। बोलते हैं ये चलता जाता है ना, समय का चक्र चलता जाता है, ये भी साइकिल्स, ये फेजेस चलते रहते हैं, है ना। अच्छा, अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सर ये क्या है, ये भी नहीं बताया आपने। तो इसका मतलब होता है कि एक कंट्री में विद इन अ ईयर, एक ईयर में, है ना, कितने वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं। एक कंट्री में एक साल में कितने वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, वो वैल्यू हमें मिलती है जीडीपी के अंदर, ठीक है ना। तो सर क्या ये सिर्फ हमारे ही कंट्री में होगा कि सब में? हर जगह होता है, हर कंट्री में ऐसा होता है, ठीक है। बड़े आगे नेक्स्ट, ठीक है। तो क्या है ये हमारा बिजनेस साइकिल्स, ठीक है। सो बोलते हैं कि जब किसी कंट्री में जीडीपी की वैल्यू बढ़ती है, मतलब प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, उसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है समय के साथ साथ, है ना। ये देखो एक्स एक्सिस पे क्या समय, तो समय के साथ साथ जीडीपी की वैल्यू बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। बोलते हैं हम इस फेज को, इस स्टेज को बोलते हैं एक्सपांशन स्टेज। जब लाइफ में सब अच्छा अच्छा चलता है, बोलते हैं अभी खुशियों का समय चल रहा है, तो ये खुशियों का समय है, एक्सपांशन स्टेज, है ना, खुशियों का समय है ना। गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू बढ़ रही है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, बिजनेस फर्म ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो और गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं, तो सब मजे कर रहे हैं। तो एक्सपांशन स्टेज में सारी अच्छी अच्छी चीजें होती है। लेकिन जो ये अच्छी चीजें हैं ये हमेशा के लिए होते रहेंगी क्या? तो बोलते हैं नहीं, एक पॉइंट के बाद एक मैक्सिमम इसका जो लिमिट है वो क्रॉस रीच होता है। इसका जो मैक्सिमम लिमिट है ना, वो एक पॉइंट के बाद क्या होता है, रीच होता है। उसको बेटा हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पीक, उसको क्या बोलते हैं, पीक स्टेज, है ना। तो जब खुशियों का समय चल रहा था, एक्सपांशन स्टेज, जीडीपी की वैल्यू यहाँ पे बढ़ते 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 बढ़ती है। पीक में क्या आता है, ये हाईएस्ट पॉइंट होता है, ये हाईएस्ट पॉइंट होता है बिजनेस साइकिल का, है ना। मतलब कि ये अब हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे, अब इससे ऊपर नहीं जाएगा जीडीपी के वैल्यू। तो पीक स्टेज में जो मैक्सिमम पॉइंट था वो रीच हो जाता है, उसके बाद वापस से अब जीडीपी गिरना चालू होता है ना। इसके बाद जीडीपी गिरना चालू होता है। तो जब हमारा क्या बताए, प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके वैल्यू जब गिरना चालू होते हैं किसी कंट्री में, उस फेज को, उस स्टेज को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन स्टेज। जैसे हमारे कंट्री में, वैसे तो पूरी दुनिया में आया था कोरोना, कोरोना के समय लॉकडाउन था,
तो सारे ही फैक्ट्रीज वगैरह बंद थे, तो गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बन ही रहे थे, तो धीरे धीरे जीडीपी की वैल्यू गिर रही थी उस समय, तो वो था कॉन्ट्रैक्शन स्टेज। लेकिन क्या बताइए, लॉकडाउन आजीवन रहा क्या? क्या आज भी लॉकडाउन है? नहीं, कुछ समय बाद चीजें ठीक हो गई और वापस से अब प्रोडक्शन करना चालू हो गया, वापस से अब सब लोग अपने काम पे जाना चालू कर दिए, वापस से अब गुड्स एंड सर्विसेज बनना चालू हो गए, है ना। तो जब कॉन्ट्रैक्शन स्टेज आएगा, जीडीपी की वैल्यू गिरेंगी कुछ रीजंस के वजह से, तो क्या वो हमेशा के लिए होता रहेगा? नहीं, बोलते ये कॉन्ट्रैक्शन स्टेज आएगा, एक मिनिमम पॉइंट को टच करेगा जो होता है ट्रफ स्टेज, एंड देन वापस से कभी ना कभी वापस से एक्सपांशन स्टेज आना ही आना है। तो बोलता है ये साइकिल चलते ही जाता है, पहले एक्सपांशन स्टेज आएगा, है ना। क्या बोल रहा है वो? ये बोल रहा है कि ये जो साइकिल है ना, ये जो साइकिल है ये चलता ही जाएगा, है ना, हैवेल्स फैन की तरह चलता जाए चलता जाए, है ना, हैवेल्स फैन की तरह चलता जाए चलता जाए। तो बोलते हैं आजा, है ना, उसके ऐड में बोलते हैं ना ऐसे, हैवेल्स फैन के ऐड में। चलो, तो क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि पहले एक्सपांशन स्टेज आएगा, पर एक्सपांशन स्टेज आजीवन नहीं चल सकता, उसका कभी ना कभी क्या बताइए, पीक स्टेज आना ही आना है ना, कभी ना कभी पीक स्टेज उसके बाद आना ही आना है। फिर पीक के बाद क्या आएगा, अब कॉन्ट्रैक्शन स्टेज आएगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो जीडीपी की वैल्यू गिरती है कंट्री की, पर क्या आजीवन गिरेंगी? नहीं, बोलते हैं क्या, एक लोएस्ट पॉइंट टच होगा ट्रफ, और उसके बाद वापस से इकोनॉमी में रिकवरी होती है, रिकवरी होती है इकोनॉमी में, और वापस से एक्सपांशन स्टेज आता है, और ये जो साइकिल है ये चलता जाता है, यही है आपका बिजनेस साइकिल। बस अब ध्यान देंगे, पढ़ेंगे थोड़ा सा, आज ये पढ़ेंगे। अच्छा, इसका रीजन अभी हम देखेंगे, ठीक है ना। अभी बस मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं, इसका रीजन क्या है पढ़ने वाले हैं, धैर्य रखिए, ठीक है ना। हर एक स्टेज का रीजन बताऊंगा कि एक्सपांशन स्टेज क्यों आता है, किस रीजंस के वजह से आएगा, फिर पीक क्यों आता है, कॉन्ट्रैक्शन क्यों आता है, ट्रफ क्यों आता है, ट्रफ के बाद वापस एक्सपांशन कैसे आएगा, कैसे रिकवरी होंगी, सब बताएंगे। धैर्य धैर्य, ओके, चलो आ जाइए, बढ़िए इधर, तो धैर्य रखना जरूरी है। आ जाइए पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, बिजनेस साइकिल का इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो बोलते हैं द रिदमिक फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल, या इसे हम ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं। तो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो ये फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, इनको ही हम बोलते हैं बिजनेस साइकिल, है ना। सो हमारे जीडीपी की वैल्यू जो कम ज्यादा होते रहती है, इसको ही हम बोलते हैं, क्या बताइए, बिजनेस साइकिल्स। अच्छा, बोलते हैं कि एक ट्रेड साइकिल में या एक बिजनेस साइकिल में एक ऐसा समय आता है विच इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ गुड ट्रेड, मतलब जहां पे सब अच्छी अच्छी चीजें हो रही है ना। तो यहाँ पे चीजों की प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ती है ना। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो गुड्स सर्विसेज बेच रहे हैं, उनके भी प्रॉफिट्स धीरे धीरे बढ़ना चालू होते हैं, है ना। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, किसमें, ये पीरियड ऑफ गुड ट्रेड में, जो एक्सपांशन वाला पीरियड होता है ना। क्यों ऐसा, ज्यादा लोग प्रोडक्शन करेंगे, है ना। अगर समझो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन ज्यादा करना है हमें, तो क्या ओनर खुद करेगा क्या, वो और लोगों को हायर करेगा प्रोडक्शन करने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है। तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है यहाँ पे, इसका मतलब बेरोजगारी कम होती है। एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मतलब बेरोजगारी कम। सो देखिए, लो अनएम्प्लॉयमेंट होता है यहाँ पे, लो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी कम होती है, लोगों को जॉब्स मिलती है आसानी से, ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट, तो बोलते हैं कि एक ट्रेड साइकिल में कुछ अच्छा समय आता है, कुछ बुरा समय भी आता है, पीरियड ऑफ बैड ट्रेड भी आता है बाद में। बोलते हैं अच्छा समय आजीवन चल नहीं सकता, कभी ना कभी बुरा समय वापस आना ही है। बुरा समय में क्या आएगा, यहाँ पे प्राइसेस गिरेंगी चीजों की, यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगा, मतलब जॉब्स वगैरह नहीं मिलेंगी, लोगों को जॉब से निकाला जाएगा कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में। लेकिन क्या ये बुरा समय हमेशा के लिए रहेगा? नहीं, बोलते हैं वापस से अच्छा समय आना ही है, फिर बुरा समय, फिर अच्छा समय, फिर बुरा समय। जिंदगी की यही रीत है ना। तो यही रीत है जिंदगी की, यही तरीका है जिंदगी का। वैसे ही जीडीपी में भी यही तरीका है, कभी का और जीडीपी की वैल्यू बढ़ेंगी, फिर गिरेंगी, फिर बढ़ेगी, फिर गिरेगी, चलता जाता है। समझ रहे हो ना बात, बढ़ते आगे। हाँ सर, चैप्टर के नोट्स कहाँ अवेलेबल है? कहीं अवेलेबल नहीं है,
ठीक है ना, ये प्लस वाले बच्चों के लिए है ना, और उनको भी जो फुल नोट्स दिए वहां से पढ़ना है, और बाकी आप लोग स्टडी मटेरियल से पढ़ सकते हैं, ऐसा स्टडी मटेरियल से। ठीक है सर, आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। फिर बात आती है, अच्छा और एक चीज, मैं ऐसा सोच रहा था कि हम एक समरी बुक भी लॉन्च करें सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए। अभी अगर समय बचता है तो हम करेंगे, अगर समय नहीं बचेगा तो फिर हमें जो है प्लान को पोस्टपोन भी करना पड़ सकता है, लेट्स सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिजनेस साइकिल इज दैट दे अकर अगेन एंड अगेन बट नॉट ऑलवेज एट रेगुलर इंटरवल नॉर आर दे ऑफ सेम लेंथ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखो, बिजनेस साइकिल्स ये बोलते हैं कि एक्सपांशन स्टेज आएगा, एक्सपांशन स्टेज आएगा, फिर पीक आएगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन आएगा, फिर ट्रफ आएगा। ये तो होना ही होना है, ये होना ही होना है, ये विधि का विधान है, ये होना ही होना है। एक्सपांशन के बाद पीक, फिर कॉन्ट्रैक्शन में ट्रफ, फिर वापस से एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ, ये होना ही होना है, ये चलता ही जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पिछली बार जब एक्सपांशन आया था ना तो 6 महीने के लिए एक्सपांशन रहा, तो अगली बार जब एक्सपांशन आएगा तो अगली बार भी 6 महीने के लिए ही होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। पिछली बार जब हमें खुशियां मिली थी लाइफ में तो वो 2 महीने के लिए रही खुशियां, अगली बार जब खुशी मिलेंगी अब वापस तो 2 महीने के लिए रहेंगी। जरूरी है, समझ रहे हो, लिंक कर पा रहे हो कि नहीं? बस वही वैसे ही लॉजिक लगाना है। पिछली बार एक्सपांशन आया तो 6 महीने के लिए रहा वो स्टेज, तो अगली बार भी 6 महीने के लिए रहेगा, जरूरी है नहीं, है ना। हर बार का क्या बताइए, लेंथ वगैरह वेरी कर सकता है, स्टेज का लेंथ वेरी कर सकता है। अच्छा, पिछली बार जब एक्सपांशन आया था तो हमारी जीडीपी की वैल्यू जो है वो 2% से बढ़ी थी, तो अगली बार जब एक्सपांशन आएगा तो वापस से 2% से ही जीडीपी बढ़ेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो बोलते हैं कि देखो, बिजनेस साइकिल्स में हम ये बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस चलता जाएगा, ये प्रोसेस चलता जाएगा, ये मैं बोल सकता हूं, लेकिन ये नहीं बोल सकता कि पिछली बार जो लेंथ था वही लेंथ अगली बार भी होगा, ऐसी बातें नहीं कर सकते। क्या बात समझ मारू मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ सर, ये मिडल वाला नहीं दिख रहा है, ये लिखा है मैंने पीक। क्या लिखा है यहां पे? हमने पीक लिखा है, पीक, ये है पीक। ठीक है, क्या करेंगे, ठीक है, पीक, और यहां पे लिखा है प्रॉस्पेरिटी। हम पीक को प्रॉस्पेरिटी भी बोल सकते हैं, खुश। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड, आ जाइए, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ेंगे। अच्छा यहां पे पहले एमसीक्यू क्या आता है कि बिजनेस साइकिल क्या है, कि इट इज द रिदमिक फ्लक्चुएशन, है ना, ये एक रिदम में ऐसा चल रहा है ना, तो इसलिए रिदमिक फ्लक्चुएशन है ना, ऐसा बोल रहे हैं। तो रिदमिक फ्लक्चुएशन इन द एग्रीगेट, है ना, फ्लक्चुएशन मतलब चेंज होना, है ना, किस में चेंज हो रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अच्छा मुझे बताइए, सिर्फ यहां पे प्रोडक्शन चेंज होगा कि प्रोडक्शन के चेंज होने से एम्प्लॉयमेंट पे भी असर पड़ेगा, लोगों के इनकम पे भी असर पड़ेगा, मार्केट में सप्लाई पे भी असर पड़ेगा? तो बोलते हैं यहां पे एग्रीगेट इकोनॉमी पे असर पड़ता है, मतलब इकोनॉमी में जितने भी फैक्टर्स है ना वो एक साथ उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सिर्फ डिमांड चेंज होगा, सिर्फ सप्लाई चेंज होगा, सिर्फ प्राइस चेंज होगा, ऐसा नहीं है। बिजनेस साइकिल्स में जब भी कोई एक स्टेज आता है तो उस जैसे एक्सपांशन में, तो एक्सपांशन में सारी चीजों में अच्छाई देखने को मिलेगी आपको। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? लोगों की इनकम बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ज्यादा लोगों को जॉब्स मिलेगी, ऐसा। तो यहां पे एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ्लक्चुएशंस को बिजनेस साइकिल बोलते हैं। इस पे एमसीक्यू आता है, ये शब्द पे, कि एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी के चेंजेस को क्या बोलते हैं? बिजनेस साइकिल। वेरी गुड, आगे और क्या एमसीक्यू आ सकता है? यहां पे इनके फेजेस पे एमसीक्यू आता है कि कौन से 4 फेज है, एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ। अगला एमसीक्यू आता है बेटा, यहां पे जो है ना, हम ये पीक को और ये ट्रफ को बोलते हैं टर्निंग पॉइंट्स। क्या बोलते हैं इनको? हम इनको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट्स ऑफ बिजनेस साइकिल। सर टर्निंग पॉइंट्स क्यों? देखो ना, आप खुद ही देखो, पहले जब हम यहां पे ये ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर इधर से टर्न मारा, जीडीपी पहले ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर इधर से टर्न मारा ना, फिर जब नीचे की तरफ जा रहा था तो यहां से अब जीडीपी ने टर्न मारा। तो ये दोनों टर्निंग पॉइंट्स हैं बिजनेस साइकिल के, बस। तो ये एमसीक्यू आता है
कि बिजनेस साइकिल में पीक और ट्रफ को एक साथ क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट्स बोलते हैं। बस ये एमसीक्यू आता है, ठीक है, मार्क करेंगे। बड़े आगे, नेक्स्ट, बड़े आगे, हाँ एग्रीगेट मतलब सारे एक साथ, हाँ एवरीथिंग, बिल्कुल। चलो आगे नेक्स्ट। अब सवाल उठता है जो सबको कब से सवाल है ना, जो सबको कब से सवाल है, ध्यान देंगे, चलिए आइए ध्यान देंगे। हाँ सो बोलते हैं सबसे पहला जो स्टेज है हमारा एक्सपांशन स्टेज। बोलते हैं सर एक्सपांशन स्टेज में क्या होता है एग्जैक्टली ये बताइए। बोलते हैं एक्सपांशन स्टेज जो है ना, इट इज अ पीरियड ऑफ गुड ट्रेड। क्या बताइए, एक्सपांशन स्टेज जो है इट इज अ पीरियड ऑफ गुड ट्रेड। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए, यहाँ पे प्रोडक्शन लेवल आपका बढ़ते रहता है, जीडीपी की वैल्यू बढ़ती है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, चेक करेंगे, लिखा है कि एक्सपांशन स्टेज में देयर विल बी इंक्रीज इन द नेशनल आउटपुट, है ना, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है ना वो बढ़ना चालू होता है, यहाँ पे बढ़ता है, यहाँ पे वो यहाँ पे बढ़ता है। अच्छा अब मुझे बताइए, अगर जो फर्म्स है ना, जो प्रोड्यूसर्स है, अगर वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या वो खुद बनाएंगे क्या गुड्स एंड सर्विसेज? नहीं, उनको लोग लगेंगे, एम्प्लॉयज वर्कर्स लगेंगे, ज्यादा इनपुट्स खरीदना पड़ेगा, करेक्ट। तो क्या होगा बताइए, ज्यादा लोगों को जॉब्स मिलेगी। तो जब प्रोडक्शन का लेवल बढ़ता है तो मार्केट में एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी बढ़ता है। सो प्रोडक्शन के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को जॉब्स मिलेगी मार्केट में, और इसके वजह से क्या होगा, बोलते हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो। क्या बोलते हैं, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो। तो थोड़ी सी चर्चा इस पे कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा इस पे कर लेते हैं, ठीक है ना, जल्दी से आ जाओ, थोड़ी सी चर्चा इस पे कर लेते हैं, ध्यान देंगे प्लीज, प्लीज ध्यान देंगे। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ बोलते हैं जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को हिंदी में बोलते हैं बेरोजगारी, जिसके पास रोजगार नहीं है ना, जिसके पास जॉब नहीं है उसको बोलते हैं कि ये अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। सो अनएम्प्लॉयमेंट जो है बेटा वो दो प्रकार का होता है। क्या बताइए, अनएम्प्लॉयमेंट दो प्रकार का होता है। अच्छा सर क्या है सर दो प्रकार, एक होता है बेटा वॉलेंटरी, वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा होता है बेटा इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। और भी टाइप्स होते हैं, मेजर ये टाइप्स, ठीक है। अच्छा हमको जो अभी काम है वो ये टाइप्स का, इसलिए इतना बता रहा हूं, ठीक है। अब मुझे बताइए इसका मतलब, ठीक है ना, तो इसका मतलब आपको मैं बता रहा हूं, सुनिए। वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि हम हमारी इच्छा से जॉब नहीं कर रहे हैं, मतलब कि जॉब है मार्केट में, अगर आपको जॉब चाहिए ना तो जॉब है मार्केट में, बट हमें करना नहीं है जॉब, ये होता है वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, कि हम हमारी इच्छा से जॉब नहीं कर रहे। जॉब अगर हम मार्केट में जाए तो हमें काम मिल जाएगा, लेकिन हमें काम करना नहीं कहीं पे। तो ये हो गया, क्या बताइए, वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, हाँ वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। हम्म, तो ये क्या है, वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई, जैसे कोई ऐसे होते हैं कुछ लोग कि जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई कर ली होती है, ठीक है ना, फिर अगर समझो अगर 15-20 हज़ार का जॉब मिले तो जॉब मिल रहा फिर भी करेंगे नहीं, है ना, ऑब्वियस रीजन से, यार इतनी पढ़ाई कर लिया फिर 10-15 हज़ार का जॉब क्यों करेंगे, हम वेट करेंगे जब तक अच्छा जॉब ना मिल जाए। ये होता है वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, कि हमारा हमको जॉब मिल सकती है मार्केट में, लेकिन हमको जैसी चाहिए वैसी नहीं मिल रही, तो इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंटरी क्या होता है, इनवॉलेंटरी क्या होता है, ये होता है कि जॉब करना है, हमें जॉब करना है मार्केट में, है ना, बट मिल नहीं रही।
समझ रहे हो बात को? ऐसा वापस से, या तो इसको मैं थोड़ा सा और लिख सकता हूं कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि जॉब मिल रही है, हमें जॉब मिल रही है मार्केट में, लेकिन हमें करना नहीं है। और ये क्या है, जॉब करना है लेकिन मार्केट में मिल ही नहीं रही जॉब, तो कैसे करें? यह है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब बताओ दोनों में से बुरी चीज क्या हो सकती है? दोनों में से बुरी चीज क्या हो सकती है? एक इकोनॉमी के लिए बुरी चीज क्या है इन दोनों में से? बताइए जल्दी से, फास्ट। बुरी चीज क्या है? वॉलेंटरी या इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होना? तो ज्यादा बुरी चीज होती है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होना। क्या बोल रहा हूं? ये ज्यादा बुरी चीज होती है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। सोचो ना, यहाँ ये क्या था कि हमको जॉब मिल रही पर हमको करना नहीं है, तो ये इकोनॉमी की गलती थोड़ी ना है, ये इकोनॉमी की गलती थोड़ी ना है, तो तुमको नहीं करना है ना? पर ये अगर होता है तो इसमें इकोनॉमी की गलती है, हमारे इकोनॉमी को जो लोग चला रहे हैं उनकी गलती है इसमें। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों को जॉब करना है पर फिर भी उनको नहीं मिल रही, ये तो बुरी बात है ना, ऐसा। तो बोलते हैं एक्सपांशन स्टेज में ये जीरो होता है। समझ रहे हो बात? एक्सपांशन स्टेज में ये चीज एकदम कम से कम होती है या होती च नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। समझ रहे हो? वापस से, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होना बुरी चीज है कि जॉब करना है पर मिल ही नहीं रही। तो बोलते हैं एक्सपांशन स्टेज में ऐसा होता ही नहीं कि जॉब ना मिले। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो उसने वहां पे लिखा है क्या बताइए, कि एक्सपांशन स्टेज में ये जीरो होता है। अब पढ़ो जल्दी से। तो अच्छी बात है ना कि इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता। अच्छी बात है कि नहीं, बताओ जल्दी से। बस वही तो लिखा है। बोलते हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो एक्सपांशन स्टेज में। अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है ना? फिर और एक चीज होती है बेटा, क्या बताइए? हाँ, बोलते हैं कि अगर कुछ अनएम्प्लॉयमेंट रहा भी ना, अगर कुछ अनएम्प्लॉयमेंट रहा भी ना, कहा हमारे अगर एक्सपांशन स्टेज में अनएम्प्लॉयमेंट अगर आपको कुछ दिख रहा है मार्केट में, तो वो या तो स्ट्रक्चरल हो सकता है या तो फ्रिक्शनल हो सकता है? बोलते हैं, देखो वो ऐसा बोलता है आपके बुक में कि एक्सपांशन स्टेज में इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट तो एकदम जीरो है, बट अगर फिर भी कुछ अगर बेरोजगारी आपको दिखती है एक्सपांशन स्टेज में, तो वो या तो स्ट्रक्चरल हो सकती है, या तो फ्रिक्शनल। तो बोलते हैं एक्सपांशन स्टेज में अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट दिखे, अगर बेरोजगारी आपको दिखे, तो या तो वो क्या बोला मैंने, स्ट्रक्चरल हो सकती है या फ्रिक्शनल हो सकती है अनएम्प्लॉयमेंट। अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल पहले देता हूं, इसका मतलब क्या समझिए। बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल हम बात करें चेतन की, तो चेतन जो है चेतन बेटा पहले रिलायंस कंपनी में जॉब करता था, है ना? रिलायंस कंपनी में जॉब करता था ऑलरेडी। अब चेतन ने सोचा बहुत सालों से रिलायंस में काम कर रहा हूं, अब मुझे ये जॉब छोड़नी है, तो ये कंपनी को छोड़ देता है, जॉब छोड़ देता है। अब जॉब जैसे ही वो छोड़ेगा तो क्या तुरंत दूसरी जॉब मिलती क्या? अरे एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब को मिलने में कुछ तो समय लगेगा। समझो इसको ना 3 महीने लग जाते हैं, इसको 3 महीने लग जाते हैं दूसरी जॉब मिलने में, 3 महीने लग जाते हैं। अब ये 3 महीनों तक चेतन तो कुछ काम नहीं कर रहा था। अरे रिलायंस में जॉब छोड़ने के बाद ये 3 महीनों तक चेतन ढूंढ रहा था जॉब, उस समय पे तो जॉब नहीं कर रहा था वो, ये 3 महीने। तो ये 3 महीने में जो चेतन अनएम्प्लॉयड है, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अगेन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या इकोनॉमी की कोई गलती है? नहीं। अरे ये व्यक्ति ने जॉब छोड़ी तो नया जॉब ढूंढने में टाइम तो लगेगा ना, तो जॉब स्विच करने में जो समय हमें लगता है, उस समय में हम अनएम्प्लॉयड होते हैं, वो वाले अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो बोलते हैं अगर एक्सपांशन स्टेज में वैसे तो सबको जॉब मिलती है,
लेकिन अगर आपको कुछ बेरोजगारी अगर दिख रही है ना, तो वो इकोनॉमी की गलती नहीं है, वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है ऐसा। या तो फिर दूसरा क्या बताइए, हाँ या तो फिर दूसरा क्या बताइए, दूसरा है स्ट्रक्चरल, दूसरा है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। प्लीज ध्यान देंगे। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है ना, यहां पे भी जॉब है, मार्केट में जॉब है। ये जो चीज है ना बेटा, ये जो चीज है ना, आपको सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन ये चीज सीए के साथ भी होती है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जॉब है मार्केट में, ऐसा नहीं, सीएस के लिए तो वैसे भी जॉब है, पर फिर भी कुछ सीएस को जॉब मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। उसका एक कारण होता है ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मार्केट में जॉब है, लेकिन आपके अंदर वो स्किल नहीं है जॉब को करने के, ये होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ लो, बच्चा जो है सीए बन जाता है, मतलब स्टूडेंट जो है वो सीए बन जाता है, पूरी मेहनत करेगा। ऑब्वियसली यार, विदाउट मेहनत आप सीए बन भी नहीं सकते हैं, लेकिन सही में अच्छा सीए बनने के लिए आपको मेहनत तो करना ही है, आपको एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ेंगे, एग्जाम में पास होना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आप में स्किल्स भी होने चाहिए। सर कैसे स्किल्स? जैसे प्रैक्टिकल स्किल्स, कि जैसे आप इनकम टैक्स लॉ वगैरह के बारे में पढ़ोगे, उसको एक्चुअल में आपने रियल लाइफ में कभी किया है या नहीं, तो आर्टिकलशिप में आपके स्किल्स डेवलप होते हैं ये सारे। कंप्यूटर में एक्सेल, वर्ड, उसमें बैलेंस शीट्स वगैरह बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, प्रोजेक्शंस करते हैं कि आज के बैलेंस शीट के हिसाब से अगले साल की बैलेंस शीट कैसी बन सकती है। वो प्रोजेक्शंस कई कई चीजों में काम आते हैं। तो कैसे बनता है वो सॉफ्टवेयर में, ये हमें पता है क्या? जो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे अभी, जैसे हम आप प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, ये आगे जाके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के अंदर आएगा ये कॉन्सेप्ट, जो मैं ही पढ़ाता हूं, ठीक है ना। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिकली आप अप्लाई कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ये आना चाहिए, तब जाके अच्छी जॉब मिलती है। समझ पा रहे हो? हाँ, तो ये क्या है बताइए जल्दी से, ये क्या होता है, क्या है बताओ जल्दी से। तो जॉब है, लेकिन लोगों के अंदर स्किल्स नहीं है वो जॉब करने के लिए। तो जब स्किल का मिसमैच होता है तब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो बोलते हैं कि देखो, वैसे तो एक्सपांशन स्टेज में ये तो होता ही नहीं, एक्सपांशन स्टेज में ये तो होता ही नहीं है, वैसे भी सॉरी, एक्सपांशन स्टेज में ये हो सकता है, इसमें ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ये इकोनॉमी की प्रॉब्लम थोड़ी ना, ये तो लोगों की प्रॉब्लम है कि जॉब मिल रहा पर कर रहे हैं, तो तुम्हारी प्रॉब्लम, इकोनॉमी की प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो ये हो सकता है, पर ये तो एकदम ऑलमोस्ट जीरो, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट तो होता नहीं, ऐसा बोल रहा है बुक। एंड आगे बोलता है फिर भी अगर आपको कुछ अनएम्प्लॉयमेंट दिखे एक्सपांशन स्टेज में, तो वो महज स्ट्रक्चरल या फ्रिक्शनल हो सकता है। अगेन, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होना ये इकोनॉमी की गलती नहीं है, ये तो आपके अंदर स्किल्स की कमी है, इसलिए जॉब नहीं मिल पा रहा। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अगेन इकोनॉमी की गलती नहीं है, आपने जॉब स्विच किया, उसके लिए कुछ समय के लिए आप अनएम्प्लॉयड थे। क्या पॉइंट समझ में आ रहे हैं सबको? बताइए फास्ट, क्या बात समझ में आ रही है? चलो, वेरी वेरी गुड। अब आ जाइए इधर। तो बस याद क्या रखेंगे इसमें, इतना ही याद रखेंगे, इस पे कोई एमसीक्यू आया नहीं है, आपके बुक में है इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है ना। चलो, सो ध्यान देंगे। हाँ, तो एक्सपांशन स्टेज में जो है सबसे पहली बात, इसमें प्रोडक्शन का लेवल बढ़ते जाता है, मतलब जीडीपी का वैल्यू बढ़ता है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ता है, गुड्स एंड सर्विसेज जो बन रहे हैं उसकी वैल्यू बढ़ते जाती है ना, मतलब हम ज्यादा गुड्स सर्विसेज बनाना चालू करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है, नेशनल आउटपुट बढ़ता है, ठीक है। अब ये करने के लिए हमें लोग लगेंगे, तो हम लोगों को जॉब्स देंगे, है ना। तो यहाँ पे जॉब बढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार, जॉब्स मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट विल बी ऑलमोस्ट जीरो। आगे, अब अगर जॉब बढ़ेगा तो क्या होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा कमा पाएंगे, तो इससे इनकम भी बढ़ती है, मतलब एक्सपांशन स्टेज में लोगों की इनकम भी बढ़ती है। अब जब लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे तो क्या करेंगे, ज्यादा चीजें खरीदेंगे, तो इनकम बढ़ेंगी, तो देयर विल बी इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, है ना। देयर विल बी इंक्रीज इन डिमांड फॉर ऑल टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये एमसीक्यू आता है, ठीक है ना। तो एक्सपांशन स्टेज में सारे टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जनरल वे में बढ़ती है,
करेक्ट, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ेगी। ओके, पढ़ते हैं आगे। फिर क्या होगा, अगर डिमांड बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, मतलब कंज्यूमर गुड्स, अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए जो हम गुड्स खरीदते हैं उसे कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। जैसे मोबाइल फोन एक कंज्यूमर गुड है, मैं मोबाइल फोन खरीदता हूं अपने यूज के लिए। जैसे खाना, ये भी एक कंज्यूमर गुड है, हमने खाना खरीदा और खा लिया। मतलब जो चीजें हम हमारे फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज खरीदते हैं उसे कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। तो इनकम बढ़ेंगी तो हम कंज्यूमर गुड्स ज्यादा खरीदेंगे, तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। साथ ही साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं बेटा बिजनेस फर्म वाले, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर वाले, घरगुती लोग, है ना। तो क्या बताइए, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कौन करेंगे, मतलब ह्यूमन बींग्स करेंगे नॉर्मली, है ना, जो हाउस होल्ड सेक्टर से है। हाउस होल्ड सेक्टर वाले मतलब कौन, ऐसा नहीं जो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, मतलब जो भी चीजें हम हमारे पर्सनल यूज के लिए खरीदेंगे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। जो भी चीजें हम खरीदेंगे हमारे फर्म में चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे एक फर्म में एक व्यक्ति ने मशीनरी खरीदी, मशीनरी क्यों खरीदोगे, गुड्स सर्विसेज बनाने के लिए। तो मशीनरी को खरीदना हमारे फर्म में, मशीनरी को खरीदना हमारे फर्म में, वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फील आ रही है बातें, समझ में आ रही बातें आगे। अब इससे क्या होगा, लोग जब ज्यादा मशीनरी खरीदेंगे, प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा है ना, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आगे और बढ़ेगा, तो यार पहले से मशीनरी खरीद के रखो ताकि हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। अच्छा, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ा, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ी थी। अच्छा, अब इससे क्या होगा, हमारे फर्म वालों का सेल्स और बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, ज्यादा सेल करोगे तो ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है, समझो रिलायंस कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है ना। अगर रिलायंस कंपनी का सेल दनादन 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 बढ़ते जा रहा है, रिलायंस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, तो मार्केट में लोग सोचते हैं यार ये कंपनी के शेयर को खरीद के रखो, है ना, कितने बढ़िया परफॉर्म कर रही है, आगे और अच्छा होगा मतलब। तो ज्यादा लोग क्या करते हैं, कंपनी के शेयर को खरीदने जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट में उस कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ना चालू हो जाती है, और एक पॉइंट के बाद डिमांड सप्लाई को एक्सीड, क्योंकि सप्लाई तो लिमिटेड है, डिमांड दनादन बढ़ना चालू हो जाती है। जिस कंपनी के सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, सब बोलते हैं यार इस कंपनी का शेयर दो, इस कंपनी का शेयर दो, अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो डिमांड सप्लाई से एक्सीड होती है, तो उस कंपनी के शेयर की प्राइसेस बढ़ना चालू हो जाती है स्टॉक मार्केट में। सो हमारे एक्सपांशन में ही देयर विल बी राइजिंग स्टॉक प्राइसेस, एंड बैंक क्रेडिट भी बढ़ता है। बैंक क्रेडिट मतलब बैंक से लोन, बैंक वाला जो लोन बांटता ना, ज्यादा लोन बांटता है एक्सपांशन स्टेज में। क्यों, क्योंकि फर्म वालों को प्रोडक्शन करना है, तो मशीनरी खरीदने के लिए पैसा चाहिए। कंज्यूमर्स है ना, जो हाउस सेक्टर वाले, उनको कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करना है, अपने खुद के लिए पर्सनल यूज के लिए चीजें खरीदनी है, तो उसके लिए पैसा लगेगा। तो बैंक वाले ज्यादा लोन बांटते हैं स्टेज में। अब ये सारी चीजें होंगी तो ज्यादा चीजें और डिमांड होगी, ज्यादा चीजें और डिमांड होंगी, तो बोलेंगे चलो और थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो वापस से क्या होगा बेटा बताइए, वापस से हमारा प्रोडक्शन और बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो ये खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, बैंक लोन बढ़ेगा, वापस से प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। समझ पा रहे हो, ये चलता जाएगा। तो ये चलते जाता है एक्सपांशन स्टेज में। कब तक चलेगा सर, जब तक हम हमारे इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेस फुल्ली यूटिलाइज ना हो जाए। तो एक्सपांशन स्टेज कंटिन्यूज टिल देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस एंड प्रोडक्शन इज एट मैक्सिमम पॉसिबल लेवल, है ना। मतलब देखो, जैसे कुछ लोग होंगे एक्सपांशन स्टेज के पहले, कुछ लोग होंगे जिनके पास जॉब्स नहीं थी। जब तक सबको जॉब्स नहीं मिल जाती, जब तक सारे रिसोर्सेस हम यूज नहीं कर लेते, जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज ना हो जाए इकोनॉमी में, तब तक ये एक्सपांशन स्टेज चलते जाता है। और जब प्रोडक्शन मैक्सिमम पॉसिबल लेवल तक पहुंच जाता है, तब जाके प्रोडक्शन स्टेज, अब क्या बताइए, तब जाके एक्सपांशन स्टेज थोड़ा सा रुकना चालू होता है, ठीक है, वरना तब तक ये चलता जाएगा, चलता जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे। अब यहां पे देखेंगे बेटा, बोलते हैं एक्सपांशन स्टेज को हम बूम या इसको अप स्विंग भी बोलते हैं। क्या बोला, बूम या अप स्विंग, है ना। तो देखो, बोलते हैं कि हम
एक्सपांशन स्टेज को बूम या अप स्विंग भी बोल सकते हैं। वैसे ही पीक को भी दूसरा नाम दिया उसने। आपके बुक में पीक को भी बूम लिखा है, पर एक्चुअली बूम एक्सपांशन के लिए यूज करना चाहिए। पीक को बोल सकते हैं प्रॉस्पेरिटी वाला स्टेज, हम आगे कल चर्चा करेंगे, टेंशन मत लो। देन आता है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन को डाउन स्विंग, डाउन स्विंग या रिसेशन बोल सकते हैं। थोड़ा सा फर्क होता है ना, रिसेशन और कॉन्ट्रैक्शन में थोड़ा सा फर्क है, वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। एंड देन फाइनली आता है ट्रफ स्टेज, ट्रफ का दूसरा नाम है डिप्रेशन, ठीक है ना। तो आज हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा है, एक्सपांशन स्टेज तक हमने बातें पढ़ ली है। कल हम क्या करेंगे, कल हम पीक वाले स्टेज से पढ़ना चालू करेंगे। कल हम, अरे यार क्या हो गया इसको, हाँ, कल हम जो है पीक वाले स्टेज से पढ़ना चालू करेंगे एंड आगे की चर्चा बढ़ाएंगे। सो गाइस आई होप कि आपको हमारे आज के इस वीडियो में आया होगा मजा। यार मैं चाहता हूं कि अब आपका इमेज और आपका नाम आए इस हमारे सीए फाउंडेशन जून 2023 के रिजल्ट में। जैसे कि इस बार परनीत ने, हरित ने इतने ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, 44 स्टूडेंट्स ने 90+ मार्क स्कोर किए हैं। मैं चाहता हूं अब आपका नाम भी इसमें आना चाहिए। एंड आप दोस्तों हमारा मंजिल 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं अकेडमी प्लस पे, या तो आप मेरा ये इंडिविजुअल कोर्स ले सकते हैं। इनकी लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप MB सर कोड यूज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, राइट। प्लस या आइकॉनिक का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले, मैंने आपको इसके डिफरेंसेस आपको मैंने बता दिए थे। आप जो है मुझे फॉलो कर लेना अनअकैडमी ऐप पे। जितने भी ये मैं फ्री सेशंस ले रहा हूँ उसकी लिंक मैं डलवा दूंगा यहाँ पे bit.ly/mbsunacademy। एंड अनअकैडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन में अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप MB सर कोड यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करके बताना कि आपको मुझसे बढ़ के कैसा लगता है। अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। थैंक्स गाइस, बाय बाय। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।